कैंसर के बारे में जागरूकता लाने के लिए। जैसे कि अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और यहाँ पे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर मनीष, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर आंचल, जो कि समाज में फैली हुई गलत धारणाओं को हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं डॉक्टर आंचल से पूछती हूँ। मैम, जैसे कि इंडिया में हमें कितना इंसिडेंस जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का मिलता है और कितने इससे जाने जाते हैं? ब्रेस्ट कैंसर से इंडिया में ऑन एन एवरेज हर साल लगभग हर 1 लाख लोगों में से 25 लोग जो हैं वो कैंसर से ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित पाए जाते हैं और जिनमें से लगभग आधे लोगों की डेथ हो जाती है। अगर हम और सिंपल भाषा में बोलते हैं तो हर 4 मिनट में एक लेडी ब्रेस्ट कैंसर से हमें पता चलती है नया डायग्नोसिस, और हर 13 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर से एक डेथ होती है हमारी कंट्री में। तो यानी कि प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर मनीष। सर, इसका क्या रिस्क फैक्टर है? क्या इसकी एज के साथ रिलेशन है कि ये जो बीमारी है कौन सी एज में ज़्यादा होती है, किससे मतलब ज़्यादा होती है? ब्रेस्ट कैंसर पहली बात तो ये अपने आप में बीइंग अ फीमेल अगर कोई लेडीज हैं तो उनमें रिस्क ज़्यादा है। ये कैंसर मेल्स में भी होता है, बट वर्ल्ड वाइड लेस देन 1% केसेस मेल्स में भी पाए जाते हैं। एज बढ़ने से इसका रिस्क बढ़ता है, मोटापा बढ़ने से इसका रिस्क बढ़ता है, फिजिकल एक्टिविटी अगर कोई ना करे लेडीज तो उनमें रिस्क ज़्यादा होगा क्योंकि मोटापा होगा उससे। पीरियड्स बंद होने के बाद, मेनोपॉज के बाद अगर हार्मोनल थेरेपी ज़्यादा देर के लिए ली जाए तो उससे इसका रिस्क बढ़ता है। कुछ इसके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ फैमिलीज में ही ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन एक्सपोजर हो किसी को ज़्यादा समय के लिए, उससे भी कैंसर ब्रेस्ट का रिस्क बढ़ जाता है। और लंबे समय तक हार्मफुल मात्रा में अगर अल्कोहल या तंबाकू का सेवन किया जाए उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। मैम, इसके कौन से कॉमन सिम्टम्स है जिसको हम बिना इग्नोर किए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें ये पता लग सकता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है? एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का ये एक अच्छा पार्ट होता है कि ये एक साइलेंट कैंसर में से नहीं होता है। ये अपना कुछ सिम्टम्स जो है पेशेंट को अर्ली स्टेज पर शो करता है। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम इसका रहता है कि उनको शरीर अपने ब्रेस्ट में कोई गांठ या लंप फील होता है जो कि पेनलेस होता है। आमतौर पे पेनफुल अगर कोई गांठ होती है तो हम अपने आप ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन पेनलेस लंप हमें एक तरह का खतरे की घंटी हमारे लिए होता है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर ऐसी कोई गांठ जो कि ब्रेस्ट में बहुत समय से है बट सडनली हमने देखा कि उसका साइज बढ़ रहा है या उसकी स्किन पे कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर और कॉमन सिम्टम्स में है कि हमें लग रहा है ब्रेस्ट की हमारी शेप में कोई चेंज आ रहा है या साइज में कोई दोनों में छोटा बड़ा लग रहा है या निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है या गंदा पानी आ रहा है या ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं ये अपने शो करता है जिसको हमें मतलब जो कि कुछ अलार्मिंग इनके साइंस होते हैं जिसके चलते हमको घर पे नहीं बैठना चाहिए और पास में डॉक्टर के पास ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर आंचल ने बताया कि गंदा पानी आता है या स्तन में गांठ महसूस होती है, लेकिन लेट स्टेजेस के अंदर ये कभी कभार उल्टी, सर में दर्द जिसके कारण ब्रेन के अंदर ही पहुंच गया या सांस लेने में दिक्कत यानी फेफड़ों में जा चुका है, पानी भर जाता है या फिर अधिकतर बोन पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लें, इसको आप निगलेक्ट ना करें। तो जैसे हमें पता लग गया कि हमारे मतलब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें किसके पास जाना चाहिए, कौन सा टेस्ट करवाने चाहिए, सर आप बताइए। अगर तो आपको लगता है कि आपको मोर देन 1 महीने से ब्रेस्ट में गांठ है, कोई डाउटफुल गांठ लगती है, एक तो ये है कि आप हर लेडी को आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए हर महीने पीरियड्स के ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद। सेल्फ एग्जामिनेशन में अगर उनको लगता है कि कोई एबनॉर्मल गांठ या गिल्टी पाई जाती है ब्रेस्ट में तो उनको अपने कंसर्न डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। अगर डॉक्टर को लगता है कि कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डाउटफुल गांठ है तो उसके आगे जांच होनी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एक टेस्ट होता है मेमोग्राफी। या अगर मेमोग्राफी में कोई हमें लगता है कि डाउटफुल गिल्टी है जिसका आगे टेस्ट होना चाहिए तो उसकी अलग तरह की आगे जांचें होती हैं जिसको हम बोलते हैं FNAC या बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी या कोर नीडल बायोप्सी। FNAC का मतलब है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी।
जिसको एक छोटी सुई की माध्यम से किया जाता है। और अगर हमें ब्रेस्ट का मांस का टुकड़ा अंदर से लेना हो गिल्टी से, तो उसको हम ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। डॉक्टर मनीष, आमतौर पे पेशेंट्स के अंदर ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हमने कैंसर में या किसी भी गिल्टी में शरीर में सुई डलवा दी तो वो फैल जाएगा, तो इसके बारे में बताइए कि ये मिथ है या फैक्ट है? ये एक गलत धारणा है। जो एफएनएसी किया जाता है बहुत ही छोटी सुई से किया जाता है, और फॉर दैट मैटर ट्रू कट बायोप्सी का भी बहुत ज्यादा बड़ा कोई चीरा नहीं लगाया जाता है। और ये एक मिथ है कि उससे लगाने से सुई ब्रेस्ट कैंसर फैल जाए। एक्चुअली अगर हम आई थिंक टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें डायग्नोसिस का भी पता नहीं चलेगा। कुछ हार्मोनल रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर सेल्स पर, जिसकी जांच करनी बहुत जरूरी होती है। कई बार पेशेंट को सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी देनी होती है, जिसके लिए ये हार्मोन्स का रिसेप्टर्स का जानना बहुत जरूरी होता है। सर, इसके बाद नेक्स्ट फर्दर हम कौन कौन से टेस्ट और करवा सकते हैं? जैसे डॉक्टर मनीष ने आपको बताया कि हम रिसेप्टर का टेस्ट करते हैं बायोप्सी में। इसके अलावा हमें स्टेजिंग के लिए अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, अर्ली स्टेज कैंसर के अंदर, लेकिन एडवांस स्टेज कैंसर के अंदर हमें कभी कभार सीटी स्कैन और एमआरआई कराना पड़ता है सर्जरी प्लानिंग के लिए। और जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको मार्किंग देते हैं ताकि हम कीमोथेरेपी के हिसाब से कल को वो बीमारी कम होती है तो पता कैसे लगेगा, तो स्कैन की मदद से ही हम उसको पकड़ पाते हैं। अगर कोई एडवांस स्टेज में है जिसकी बीमारी फैल चुकी है, उसमें पैट स्कैन का भी रोल है। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे आप रेंट करें, तो उस हिसाब से आपके टेस्ट कराए जाएंगे। सर, जो पेशेंट्स के जब हम सर्जरी करते हैं, किसी में पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है, किसी में हाफ ब्रेस्ट, तो इसका किस बेसिस पे हम इसका क्राइटेरिया करते हैं? ब्रेस्ट सर्जरी जो है कैंसर के लिए अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ एक गलत धारणा लोगों में ये भी है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो एक साइड की पूरी छाती निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर अर्ली प्रेजेंटेशन है कैंसर का और गिल्टी छोटी साइज में है, तो उसको हम एक तरह की बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, वो भी की जाती है, जिसमें पेशेंट की छाती को, स्तन को बचा लिया जाता है और सिर्फ ट्यूमर को निकाला जाता है और बगल में से गांठें निकाली जाती हैं। आज के टाइम में कुछ बगल की गांठों के लिए भी सर्जरी है, जहाँ डॉक्टर मरीज में से अच्छे ज्यादा जानते होंगे, जैसे सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड लिम्फ नोड्स को निकालते हैं जिसके अंदर अपटेक आ रहा होता है। अपटेक मतलब जहाँ पे डाई पहुंच जाती है, जिससे हम जो आने वाली कॉम्प्लिकेशन है बाजू में, जिसको लिम्फेडिमा कहते हैं, वो हम बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मनीष, क्या जिन लोगों की ब्रेस्ट निकाल दी गई है, यानी कि जिनकी मैस्टेक्टमी कर दी गई है, क्या वो फीमेल्स वापस से अपना बॉडी कॉन्टूर वापस पा सकती हैं, या अपना एक, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा साइको सोशल या उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि हमारा शरीर का एक इतना इम्पोर्टेंट भाग कट गया है, तो जिनका स्टेज की वजह से काट देना पड़ता है ब्रेस्ट, वो क्या वापस उसको पा सकते हैं? बिल्कुल, आजकल पॉसिबल है ये। प्लास्टिक सर्जरी की मदद से हम लोग फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन करके एक ब्रेस्ट का नॉर्मल आकार भी बनाया जा सकता है, अगर पूरी ब्रेस्ट रिमूव कर भी दी जाए तो। सर, इसमें कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, तो सभी पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? देखिए, आज के टाइम में कुछ नई टेस्ट आई है, जैसे ओंकोटाइप DX, मामा प्रिंट, और इंडिया में कैन असिस्टिक प्रोग्राम है। ये टेस्ट से हमें पता कर सकते हैं कि आप कौन से रिस्क में आते हैं। अगर आप लो रिस्क में हैं और अर्ली स्टेज है और आपका हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो इन केसेस में हम कीमोथेरेपी अवॉइड भी कर सकते हैं। और जो एडवांस स्टेज है, जिसके अंदर लिम्फ नोड बायोप्सी है या HER2 जो रिसेप्टर पॉजिटिव है, उन केसेस के अंदर हमें कीमोथेरेपी करनी ही पड़ती है। सर, जैसे कीमोथेरेपी में हेयर लॉस एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, जैसे कि हेयर लॉस एक बहुत बड़ा मेजर साइड इफेक्ट है, क्योंकि आपके लुक पे उससे फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ सेंटर्स के अंदर स्काल पुलिंग एक कंसेप्ट है, उसके लिए कुछ मशीनें होती हैं कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी अगर हम स्काल पुलिंग करते हैं तो हमारे जो हेयर लॉस है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। पर घबराने की बात नहीं है। अगर किसी के हेयर लॉस होता भी है तो कीमोथेरेपी और पूरा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो हेयर वापस आ जाते हैं और काफी अच्छी मात्रा में आते हैं। जैसे कि कीमोथेरेपी को एक पेनफुल प्रोसीजर माना जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये पेनफुल है या? देखिए, जो कीमोथेरेपी है इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। पेनफुल इस तरह से नहीं होता, हाँ, उसमें एक पैक्लिटेक्सेल नाम की ड्रग होती है जिससे मांसपेशियां दुखती हैं, पर वो मैनेजेबल होती हैं। और जो दूसरी कीमोथेरेपी है उसमें मुंह में छाले, थोड़ा सा जी मजराना, उल्टी का मन करता है, ये सारे जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं जो आपको कीमोथेरेपी देते हैं वो आराम से मैनेज कर लेते हैं और ज्यादातर पेशेंट इसको आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। एक कीमोथेरेपी के अलावा इसमें रेडिएशन थेरेपी का भी रोल आता है, तो मैम आप बताइए इसमें रेडिएशन थेरेपी क्या होती है?
रेडिएशन थेरेपी, जिसको आम भाषा में बिजली, करंट या हीट लोग बोलते हैं, वो बेसिकली एक्सरे के द्वारा हम लोग जो माइक्रोस्कोपिक अगर डिजीज रहती है तो उसको किल करने के लिए हम लोग देते हैं। सभी पेशेंट्स में दी नहीं जाती है। जिस पेशेंट की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको ये देना है, किसको नहीं देना है। जैसे कि ये पेनफुल है या पेनलेस प्रोसीजर इट्स है? अ पेनलेस प्रोसीजर, क्योंकि ये एक्सरेज होती हैं। जैसे सीटी स्कैन या एक्सरे हम लोग कराने जाते हैं तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है, तो सेम वे रेडियोथेरेपी में ट्रीटमेंट के समय हमको कुछ भी महसूस नहीं होता है। जैसे कि लोगों की एक गलत धारणा भी होती है कि हमें बहुत ज्यादा रेडिएशंस का एक्सपोजर हो रहा है, तो इसको जो पेशेंट है उसको अलग से रखना पड़ता है इस रेडिएशन थेरेपी के बाद। ये एक गलत धारणा है। लोगों को लगता है, फैमिलीज को, कि पेशेंट रेडिएशन लेकर रेडियो एक्टिव हो गए हैं, लेकिन वो गलत धारणा है। पेशेंट के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है, ना उनको कोई आइसोलेशन की जरूरत होती है। वो आम परिवार के लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। कोई बर्तन या उनको अलग चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आजकल ये देखने को मिल रहा है कि यंग फीमेल्स जो है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो यंग एज है आजकल के टाइम में ना, हमारा लाइफस्टाइल बड़ा स्ट्रेसफुल हो गया है। हम इतने बिजी हो गए कि हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो लेट मैरिजेस, लेट कंसीविंग ऑफ द चाइल्ड, अपना ओवरवेट, ओवरवर्क, ओवर स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, जैसे आपको डॉक्टर मनीष ने रिस्क फैक्टर बताए थे, और इसके साथ अनुवांशिक जेनेटिक फैक्टर जैसे BRCA1, BRCA2 जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है आज के टाइम में, जो यंग फीमेल्स को ज्यादा रिस्क हो रहा है इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर का। अभी हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि हम इस ब्रेस्ट कैंसर को क्या करके कम कर सकते हैं कि हमें होने के चांसेस कम हो जाए। ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होती हैं। उनमें से जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनका मतलब है जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करने के लिए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, वेट को कंट्रोल में रखें, ज्यादा समय तक बच्चों को स्तनपान कराएं और बहुत देर के लिए हार्मफुल रेडिएशन का एक्सपोजर अवॉइड करें। बहुत ही हार्मफुल मात्रा में अल्कोहल और तंबाकू का सेवन लेडीज ना करें। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप में लंबे समय तक हार्मोनल थेरेपी ना लें। और जैसे जेनेटिक फैक्टर है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक फैक्टर की, जिनको BRCA1 फैमिली में पॉजिटिव है, वो अपना अर्ली एज से ही स्क्रीनिंग शुरू कराएं। MRI, ब्रेस्ट और मैमोग्राफी समय समय पर अपने डॉक्टर से कराते रहे अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद। और इसमें मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर सोनल। एक तो क्योंकि ये एक जैसे मॉडिफाइबल आपने बताया, तो मॉडिफाइबल में एक दो चीज़ें और हैं जिनको अगर हम अपने लाइफस्टाइल में लें तो इसके रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि लेट मैरिजेस अवॉइडेबल होती हैं। हमको समय से शादी अगर हम कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। बहुत देखा गया है कि हम लोग अपने करियर की वजह से चाइल्ड बर्थ को भी पोस्टपोन कर देते हैं, तो वो एक चीज़ है। अगर हम अपनी फैमिली जो है समय से प्लान करें तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो लेट मैरिजेस और लेट चाइल्ड बर्थ भी एक फैक्टर है जो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। हाँ जी, थैंक यू। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके जो भी गलत धारणाएं थी, जो आज तक आप सोच रहे थे कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, इन्होंने यहाँ सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपके वो बताए हैं। सो हमें यही समझ लगा अभी तक कि जैसे भी हमें कोई भी सिम्टम आता है ब्रेस्ट कैंसर का, हमें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छे से जांच करवानी चाहिए, सो दैट कि हम इसके ज़्यादा मतलब शिकार ना हो सके और हम हमारी ट्रीटमेंट जो है वो टाइम पे हो सके। थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन इसके अंदर आया है, आप लेना चाहेंगे डॉक्टर? हाँ जी, बताइए। एक व्यूअर मैमोग्राफी के ऊपर पूछ रहे हैं वो कि मैमोग्राफी का क्या रोल है और क्या किन लोगों को ये कराना चाहिए? देखिए, जो मैमोग्राफी है दो तरह की होती है। एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होती है। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी का मतलब ये है कि हम जिन एवरेज एक रिस्क होता है, एक हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, एक एवरेज रिस्क होते हैं। एवरेज रिस्क पेशेंट वो होते हैं जिनकी 40 साल से एक एवरेज उम्र हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता रहता है। तो वो 40 के बाद अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करा सकते हैं इररिस्पेक्ट ऑफ देयर फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन जो हाई रिस्क है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की है, जिनको कई बार बायोप्सी करानी पड़ी है दूसरे कॉज के कारण,
जिसके कुछ एबनॉर्मल पैथोलॉजी आई है, या जिनको रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है बिकॉज ऑफ द अदर कैंसर, जैसे कि किसी को हॉजकिन लिम्फोमा बचपन में हुआ है, और या किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। कुछ यूरोप के अंदर ज्यूस फैमिलीज होती हैं जो हाई रिस्क कैटेगरीज में आती है, तो ये सब हाई रिस्क कैटेगरीज में आते हैं। इनको अपना समय समय पे मैमोग्राफी और एमआरआई कराना चाहिए स्क्रीनिंग के लिए। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो भी आपने पूछे हैं, और अगर किसी और को भी कोई डाउट है वो अपने सारे क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें और हमारे डॉक्टर्स उसका रिप्लाई करके आपके सॉल्यूशंस देंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।